जय हिंद दोस्तों। आज मिर्ज़ापुर जनपद के मझवा विकासखंड के उस गांव में मैं स्थित हूं, जहां पर आए दिन बड़े बड़े संस्थानों से वो नौजवान साथी आने का काम करते हैं जो विद्यार्थी रूप में हैं। आज बिंद परिक्षेत्र में अगियाबीर गांव को हर एक व्यक्ति जानता है, जो कि माँ गंगा के ठीक निकट ये ग्राम उत्तरी छोर पे बसा हुआ है। इस गांव के तमाम जो है ऐसी बातें क्षेत्र में निकलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जब BHU यूनिवर्सिटी से और देश के विभिन्न यूनिवर्सिटियों से बच्चों का यहाँ आना होता है, तो क्षेत्रवासियों में भी तमाम हलचल बनती है कि वाकई में अगियाबीर में तकरीबन 40 फीट 30 फीट 25 फीट ऊंचा ये टीला है क्या। इस विषय में भी क्षेत्रवासी जानना चाहते हैं, समस्त जिलावासी जानना चाहते हैं, वाकई इस टीले पे वो महत्वपूर्ण चीज़ छुपी क्या है जिसके खोज में तत्व विभाग के उन विद्यार्थी और वो प्रोफेसर वो डॉक्टर आने का काम करते हैं। आखिर उनको किस बात की खोज रहती है, तो मैं दिखा दूं। हमारे साथ में संतोष जी हैं। संतोष जी के साथ मैं यहाँ आने का काम किया हूँ और हमारे साथ शिवम मदनवाल जी हैं। इस चर्चा में बता दें कि BHU से आए हुए हैं विद्यार्थी और डॉक्टर प्रोफेसर, जो कि वहाँ पे बैठकर वो अपने बच्चों को हर एक छोटे छोटे पत्थरों के बारे में, छोटे छोटे जो यहाँ पे मिल रहे हैं टीला के ऊपर, ये जो छोटा छोटा कंकड़, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं और यहाँ पर किस काल में क्या रहा इसका अनुमानित लगाया जा रहा है और उन बच्चों से चर्चा किया जा रहा है। मुख्य चलते हैं अभी हम प्रोफेसर के पास, उन डॉक्टर के पास। लेकिन एक चीज़ मैं जो दर्शन कराने का बात करूँगा, जिसके दर्शन हेतु क्षेत्रवासी आए दिन उस जगह जाते रहते हैं। माँ गंगा निकट हैं और माँ गंगा की वो कलकल कल्लोल करती धारा जो कि निरंतर बह रही हैं। पहले तो माँ गंगा का दर्शन कराते हैं और अब मैं चलूँगा उन डॉक्टर उन प्रोफेसर के पास, जो बच्चों के साथ बैठकर विशेष चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण आप लोगों को क्या मिल पाया है। जो क्षेत्रवासियों में तमाम भ्रांतियां हैं कि वाकई में यहाँ कोई खनिज ऐसा चीज़ें तो नहीं मिल रही है या कोई ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ें तो नहीं हैं जिससे इस क्षेत्र को एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि उनका जो है मानो आशा ही आशा जग जाए। तो यहाँ आप आई है और आप लोगों को देखने के बाद तमाम ऐसे क्षेत्रवासी होते हैं कि वाकई में यूनिवर्सिटी से हर साल हर 2-4 महीने पे बच्चों की 10-20 की टीम 25-50 की टीम आती है और अगियाबीर के इस टीला पर बराबर जो है खोज में लगे रहते हैं। ये खोज किस प्रकार की और वाकई में ये चीज़ है क्या बच्चों को बताने का प्रयास होता है। पहले तो आप अपना पूरा परिचय और जितने सवाल हैं बारी बारी में जानने का प्रयास करूंगा और क्षेत्रवासी भी तमाम विचारों को जो मन में लेकर चलते हैं कि यहाँ पर सोने का बहुत बड़ा हंडा मिल जाएगा इस टीला के नीचे, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। मैं जानूंगा प्रोफेसर साहब कि वाकई में ये बात है क्या और किस बात से बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं। पहले आप पूरा परिचय। मैं डॉक्टर रविशंकर आर्य महिला PG कॉलेज वाराणसी से हूँ। मैं बच्चों को, ये स्नातकोत्तर कक्षा के बच्चे हैं, PG के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और इनका विषय प्राचीन भारतीय पुरातत्व और संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से हैं। तो पुरातत्व की पढ़ाई करने के निमित्त ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस पाठ्यक्रम में एक प्रैक्टिकल किया जाता है, तो उस प्रैक्टिकल के अंतर्गत इनका ये विषय आता है जिसमें पुरास्थलों का भ्रमण सम्मिलित है जी। तो पुरास्थलों का भ्रमण इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ये बच्चे जो है आगे चल करके इन्हीं बच्चों में से पुराविद निकलेंगे और जो आगे चल करके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और पुरातत्व विषय पे बहुत सारे अनुसंधान करेंगे। तो उसको सिखाने के लिए इन्हें वास्तविक रूप से उन पुरास्थलों का भ्रमण कराया जाता है जिनका कभी उत्खनन हो चुका होता है, जिनके बारे में पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ पुरास्थल पर इन्हें उत्खनन की बारीकियाँ समझाने के लिए, साथ ही साथ संस्कृतियों के काल निर्धारण की तैयारी करवाने के लिए और इतिहास लेखन और पुरातात्विक जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके बारे में इन्हें जानकारी देने के लिए हम लगातार इन्हें अनेक पुरास्थलों का भ्रमण कराते हैं। उसी क्रम में आज हम जो है अगियाबीर नामक पुरास्थल का हमने चुनाव किया है और यह पुरास्थल अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है और विद्यार्थियों के जो प्रशिक्षण के लिए एक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। और चूँकि ये इसकी अवस्थिति जो है गंगा के किनारे है, जो हमारी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं प्राय नदियों के किनारे ही या जल स्रोत के किनारे ही बसी हुई प्राप्त होती हैं, तो उस दृष्टि से जो अगियाबीर नामक पुरास्थल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विद्यार्थियों के अनुसंधान के लिए, प्रशिक्षण के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ के बारे में जो ग्रामीणों को और जो क्षेत्रवासियों को, जैसा कि मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ, जितनी जानकारी है
मैं कुछ विशेष जानकारी आपसे जानने का प्रयास करूंगा। 1.25 किलोमीटर का ये टीला है। इस टीला पे किस किस काल का क्या क्या चीज़ मिल रहा है और इस टीला में विशेष पुरातन क्या संस्कृति छुपी हुई है, क्या सभ्यता छुपी हुई है जो क्षेत्रवासियों से और तमाम ऐसे जनपद के तमाम वासियों को जानकारी नहीं है, वो चीज़ मैं जानने का प्रयास करूंगा कि विशेष कुछ बताएं इस टीला के बारे में। देखिए, इस पुरा स्थल की जो खोज है लगभग 1997 ईस्वी में हुई थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी ने इसकी खोज की थी। और अपने खोज से लेकर आज तक यह पुराविदों के लिए एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है पुरा स्थल। और लगातार 16 वर्षों से इसकी खुदाई हो रही है। खुदाई से ये लगातार अनेक संस्कृतियाँ प्रकाश में आई हैं, जिनमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित काल जो लौह काल से शुरू होती है, और उत्तरी कृष्ण परिमार्जित काल का विकसित काल, शुंग कुषाण काल और गुप्त और गुप्तोत्तर काल तक की सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से प्रकाश में आए हैं। साथ ही साथ मध्य काल के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं और आधुनिक काल में भी यह पूरा स्थल अपने आप में जीवित है। यानी यह पूरा स्थल नवपाषाण काल से लेकर आज तक अपनी गरिमा को बनाया है। यहाँ जो मानवीय अधिवास है आज भी आपको दिखाई देगा, आसपास गांव बसे हुए हैं। तो अनवरत काल से ये अपने एक प्रकार से अपनी ये अस्तित्व को बनाए हुए है अगियाबीर का पूरा स्थल। और इसी बात को ध्यान में रख करके यही इसकी विशेषता जो है पुराविदों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पुराविद लगातार इस पूरा स्थल के अतीत को जानने के लिए उत्साहित रहते हैं और यही कारण है कि समय समय पर विद्यार्थियों का दल, अनुसंधाताओं का दल यहाँ पर आता रहता है और लगातार इसके उत्खनन पर जोर दिया जा रहा है। किंतु आपने जो प्रश्न पूछा कि इसका भविष्य क्या है और लोग क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि मैं 16 वर्षों से जानता हूँ इस पूरा स्थल के उत्खनन के बारे में। इस पूरा स्थल की इतनी विशालता है, लगभग 1.25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है और 17 से 20 मीटर का इसका जमाव है, ऊंचाई इसकी है। तो उतने उत्खनन के लिए बहुत धन और श्रम की और समय की आवश्यकता होती है। किंतु पुराविदों ने अभी 16 वर्ष इसका उत्खनन किया है और 16 वर्षों के उत्खनन में इस पूरा स्थल की अगर विशालता की बात करें तो उस लिहाज से 3% भी काम नहीं हो पाया है। अच्छा। किंतु उस 3% के आधार पर इस पूरा स्थल ने पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और पूरे भारतीय इतिहास को एक अलग पहचान दी है इस पूरा स्थल ने अगियाबीर। अब गांव वालों का क्या है, गांव वालों में जागरूकता नहीं है। जैसे उत्खनन होते हैं, सामग्री प्रकाश में आती है, बहुत सारे संरचनाएं प्रकाश में आती हैं, भवनों के अवशेष प्रकाश में आते हैं। तो जब पुराविद उनको छोड़ कर जाते हैं, पुराविदों को यह विश्वास रहता है कि सुरक्षित रहेंगे, किंतु ग्रामीणों के जागरूकता न होने से ग्रामीण उसे अनजाने में ही उन स्ट्रक्चर से जो ईंटें हैं, जो महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, उसको उखाड़ करके ले जाते हैं। और आसपास आप नज़र दौड़ाएंगे तो कई ग्रामीणों ने यहाँ के जो है यहाँ की ईंटों को उखाड़ करके अपने घरों का निर्माण करवा दिया है। तो यह अनजाने में ही पुराविदों द्वारा किया जा रहा है, जो कि पुराविद और पुरातत्व और इस विषय और इतिहास के लिए जो है एक प्रकार से घातक है। तो और साथ ही साथ जो विकास यहाँ हो रहा है, विकास पुरातत्व का शत्रु है। जो सड़कें बनाई जा रही हैं, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उनमें यहाँ की मिट्टी चोरी छिपे बेची जा रही है। बिल्कुल। अगर यहाँ से मिट्टी उठा ली जाएगी तो इस पूरा स्थल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हमारे इतिहास का अतीत का एक बड़ा भाग हमसे नष्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना है कि इस पूरा स्थल को लोग बचाएं और इसका संरक्षण करें और सरकार से भी अपील है कि इसका जल्द से जल्द संरक्षण हो। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 100% में मात्र 3% ही इस पे सर्वे हो पाया है और उसमें ऐसी अपने इतिहास को जानने का मौका मिला है कि मानो उस इतिहास को जानने के बाद आपको भी गौरवान्वित महसूस होना पड़ेगा। और ऐसे स्थलों को बचाने के लिए डॉक्टर साहब ने जिस बात को रखी है उस बात पे तमाम ग्रामवासी, तमाम क्षेत्रवासी अपने आप को एक्टिव कर लें, क्योंकि आपका इतिहास और आपका संस्कृति बचा है तो आप बचे हैं। आपके इतिहास और संस्कृति गायब हुई ना तो फिर आप भी नहीं रहेंगे। ये जो है तमाम संतों के द्वारा भी और तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसरों के द्वारा भी आप सुनते होंगे कि जिस देश की सभ्यता और संस्कृति खत्म हो गई वहाँ उस देश को गुलाम होने में कोई भी रोक नहीं सकता। इस वजह से अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाएं। ये 2 किलोमीटर का जो परिक्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये जो टीला है, इससे और भी चीज़ें मिल सकती हैं। अब मैं जानूंगा, आप आ जाएं इधर, थोड़ा सा आप मेरे पास आ जाएं या मैं ही आ जाता हूँ। मैं जानूंगा कि जो आप ये देखिए, ये कंकड़ जो है नीचे आ जा रहा है। खैर टेंशन नहीं लेना है सिस्टर ना, मुझे थोड़ी सी जानकारी आप दें कि जब इस प्लास्टिक में आप ये कंकड़ पत्थर लाई हैं तो इसमें जो कंकड़ लाई हैं इसको किस तरीके से आप खोजें या फिर कहाँ कितने दूर में खोजने पे इतना पत्थर मिला? ये पत्थर का क्या क्या विशेषता और क्या देख के इस पत्थर को आपने उठाया है, इस कंकड़ को आपने उठाया है? इस पे थोड़ा कलर के, इसके रंग के आधार पर उठाया है, इसकी बनावट के आधार पर उठाया है। अच्छा, तो जैसे 1-2 निकाल के हमें बताएंगी दर्शकों के लिए कि किस पत्थर से क्या सोचा जा सकता है? ये अच्छा, ये घड़ा है, घड़ा का कुछ अंश है, कुछ ऐसे जो है जैसे गंगा किनारे ऐसा जो टेढ़े मेढ़े ये जो पत्थर, ये जो हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप? ये कैल्शियम वाला है। अच्छा, कैल्शियम
ये कैल्सिफाइड मिट्टी है जो कि पानी के जमाव की वजह से सैचुरेट होकर बन गई है। साधारण तौर पे बताते हैं, घरों में जहाँ पे जिस एरिया में कैल्शियम पानी में ज़्यादा होता है, आप लोग देखते होंगे कि वो कैल्शियम नलों पर जम जाती हैं। उसी कैल्शियम से ये पत्थर बनता है। क्यों? जहाँ तक मुझे जानकारी, हाँ, उसी के जमाव से बनता है। उसी के जमाव से ये पत्थर बनता है। और ऐसे पत्थर भी यहाँ मिल रहे हैं क्योंकि माँ गंगा निकट हैं। तो कौन कौन सा जो है ऐसा जो है वो चीज़ें आप ढूंढ पाई हैं वो दर्शकों के लिए? ये मैंने ब्लैक एंड रेड वेयर है। थोड़ा तेज बोलें सर, ये ब्लैक एंड रेड वेयर है। जी। और ये एनबीपी काल का है, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये पूरा ब्लैक है। किस काल का है ये? एनबीपी काल का है। एनबीपी काल का ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पाया गया है और इसको इस टीले पे पूरा घूम के इन बच्चों द्वारा एकत्रित किया गया है और एक जगह बैठ के एक एक चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्टर साहब द्वारा दी जा रही है। ये बोन्स है हड्डी की। अच्छा, ये किस चीज़ के बोन्स हैं, कुछ ऐसी जानकारी? ये जानवर की हड्डी है शायद। ये जानवर की हड्डी है। तो ये मतलब कितना, ये तो पता नहीं चल पाएगा कि कितना पुराना है, कैसे क्या? ये तो सर बताएंगे। ये सर जानकारी देंगे। ठीक, लैब टेस्ट से ही पता चलेगा। जैसा सर लैब में उसमें केमिकल्स वगैरह पहले उसको साफ करेंगे डिस्टिल वाटर से, उसके बाद ही उसको पता चलेगा। उसकी डेटिंग उससे पता चलेगी कि ये किस पीरियड का है। उसमें अलग अलग प्रकार की डेटिंग की जाती है, कार्बन डेटिंग की जाती है। यदि वो उसमें कार्बन होगा तो कार्बन डेटिंग की जाएगी। इंडिया में यदि प्रेजेंट होगा वो लैब, तो नहीं तो यहाँ से बाहर भी भेजा जाता है, फॉरेन्स में भी भेजा जाता है कार्बन डेटिंग के तो लिए। ये पता चल सकता है कि वो किस टाइम पीरियड का है और उस टाइम पे, मतलब अभी ये जानवर अभी नहीं होंगे। यदि वो उस टाइम पे रहे हो तो हमको पता चलेगा कि उस टाइम पे ये एनिमल थे, अभी नहीं है। बिल्कुल। आप अपना पूरा नाम बता दें। अनुराधा जायसवाल। वाह, अनुराधा जी ने बहुत अच्छा जानकारी दिया कि इस लैब में जाने का काम होता है और लैब से पता चल सकता है कि हाँ कितने पुराने, हाँ कौन कौन से जानवर का और कितना पुराना हो सकता है। आप लोग थे, अभी नहीं है। अच्छा, तो डायनासोर का भी मिल सकता है मतलब कहीं? हाँ मिला, तभी तो हमको पता चला। हम आंखों से तो नहीं देखे हैं, हम उसके फॉसिल से ही तो। कहाँ पे मिला, मतलब किस अपने देश के किस हिस्से में या किस प्रदेश में डायनासोर का वो चीजें मिल पाई है? अफ्रीका में मिली थी ना डायनासोर का, अफ्रीका में मिली है सर। अच्छा, भारत में कुछ उसका ऐसा स्रोत जी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। फिलहाल मैं और भी लोगों को जानने का प्रयास करूंगा। आप अपना पूरा नाम बताएं। सर साक्षी। साक्षी आप? सुकृति। सुकृति आप? एमन। मतलब ये फुल नाम है? एमन नसीम जी को आप सुन रहे थे। तमाम ऐसे बच्चों का यहाँ पर जमावड़ा देख रहे हैं और डॉक्टर साहब द्वारा एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी उनको दी जा रही है। और एक क्षेत्रवासियों में, पूरे गांव में डॉक्टर साहब इस बात को बहुत ही भयानक रूप में व्याप्त रहती है कि इस टीला पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे उसकी खोज के बाद, उसको मिलने के बाद पूरा क्षेत्र के लिए, पूरे ग्राम के लिए मानो एक जैसा मतलब अमृत का मिलना हो जाए। मतलब विकास बहुत होगा, बहुत बड़ा कोई खनिज ऐसा मिल जाएगा या फिर कोई बहुत बड़ा हंडा मिल जाएगा सोने का। कुछ ऐसा चीज़ भी है क्या? देखिए, गांव वालों की अपनी मान्यताएं होती हैं और लोक प्रचलित मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। जी। देखिए, हमारे देश में जो लोक मान्यताएं ग्रामीणों द्वारा विश्वास में लाई जाती हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि बहुत सारे पुरास्थल अभी अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। जैसे जैसे ग्रामीण पढ़ लिख कर जागरूक हो रहे हैं उनके बच्चे और वैज्ञानिक उनके मन में चिंतन आ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि पुरास्थलों का विघटन भी हो रहा है, पुरास्थल नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ एक मान्यता है कि यहाँ हंडा गड़ा है या भूत प्रेत इस तरह का है। इन मान्यताओं के चलते ही उन पुरास्थलों की संरक्षा हो रही है। डर के मारे लोग उन्हें वहाँ काटने से, खुदाई करने से डरते रहते हैं। लेकिन हमारे नज़र में या पुराविदों की नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुरास्थल मानवीय बसावट का एक संकेत मात्र है और प्राचीनता का बोध कराते हैं पुरास्थल। तो हम पुरास्थलों का जो उत्खनन करते हैं वो यही उद्देश्य से नहीं करते हैं कि हमें वहाँ खजाना मिलेगा या उन्हें हमें कोई महत्वपूर्ण धातु मिलेगी। उस आधार पर हमारा या पुराविदों का जो एक कार्यक्रम होता है वह है मानवीय अधिवास की प्राचीनता को जानना, मानवीय संस्कृतियों की निरंतरता को जानना और उससे इतिहास का निर्माण करना। यानी इतिहास का जो अध्ययन है वह अतीत की घटनाओं से सबक लेकर के वर्तमान को कल्याणकारी बनाना और भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करना। तो हमारा उद्देश्य वही होता है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के पुरास्थलों का उत्खनन और उसका सर्वेक्षण और अनुसंधान भी हम लोग करते हैं। हमारा अध्ययन जो होता है लोक मान्यताओं से अलग होता है, किंतु लोक मान्यताएं भी हमें बहुत सारी सूचनाएं देने के लिए और ऐतिहासिक सामग्री को उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त हैं। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत सारी सूचनाएं केवल लोक मान्यताओं द्वारा, किंवदंतियों द्वारा, दंत कथाओं द्वारा मिल जाती हैं। तो इस तरह की मान्यताओं को डिकोड करके हम अपने सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, किंतु जो अलौकिक मान्यताएं हैं या जो काल्पनिक हैं उसे हम उससे अलग करने का प्रयास करते हैं।
अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अपने इस टीला को बचाने के लिए जो भी इस बात को कह रहे हैं निरंतर कहते रहें, क्योंकि शायद आपका कहना इस टीला को बचाए रख जाए। हाँ, अवश्य इस पे भूत है, इसको कहते रहिए। अवश्य इसमें सोना चांदी और वो जवाहरात हैं जो मिलने के बाद शायद प्रशासन द्वारा आप पे कार्रवाई हो जाए। इससे ये कहते रहें, क्योंकि ये कहने से हो सकता है कि ये टीला बची रह जाए। क्योंकि इस क्षेत्र में आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम माफियाओं का वो पूरा चलता है अभियान, जहाँ पर जेसीबी लगाकर, बड़े बड़े ट्रक लगाकर और वो तमाम चीज़ों से खुदाई की जाती है, बालू निकाली जाती है, मिट्टी निकाली जाती है। उन लोगों के नज़र में ये टीला ना आए, क्योंकि इस टीला से हमारी सभ्यता और संस्कृति और पुराने इतिहास जुड़े हुए हैं। इस वजह से इस टीला को ना छुएं तो ही बढ़िया होगा। आप जैसा कि बता दें, हमारे साथ डॉक्टर अफजल हुसैन जी मौजूद हैं और इसी तत्व विभाग के ही साथ में, बच्चों के साथ में ही आने का काम किए हैं। जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिस पत्थर पे बैठा हूँ, इस पत्थर के बारे में और एक नीचे पत्थर रखी गई है जो आप देख पा रहे होंगे कि ये नाली नुमा, इसको प्रणाली के रूप में ये मौजूद है। इसके बारे में मैं जानूंगा डॉक्टर साहब से कि इन पत्थर के बारे में, इसके बारे में और ये जो प्रणाली के रूप में अभी मौजूद है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अफजल हुसैन है। आर महिला पीजी कॉलेज चेतगंज का मैं अध्यापक हूँ। दरअसल जिस पत्थर पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा है, जिसे आप जो है डोर फ्रेम अंग्रेजी में कह सकते हैं या चौखट कह सकते हैं, उसका ये हिस्सा है। ये पत्थर जो है वो चुनार का बलुआ पत्थर है और ये इस पे कलाकारी की गई है, वो इनकम्प्लीट है। अभी ये कंप्लीट रूप से बनी नहीं हुई है अथवा ये टूट गई है। अभी अवशेष जो है पुरातत्व वाले खुदाई करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है यहाँ से मंदिर की एक बड़ा साक्ष्य जो है वो मिल जाए। तो ये पूरा डेकोरेटेड जो भारतीय वास्तुकला शैली का जो है मंदिरों में मिलता है, वो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और ये वाला हिस्सा जिसे हम लोग देख रहे हैं, ये प्रणाला है। इसके कई रूप जो है वो मिलते हैं, जैसे कि मकर तोरण द्वार प्रणाली के रूप में जो है वो मिलता है, मकर मुख वाले जो वो, चूँकि गंगा के ये वाहन के रूप में जो है मगरमच्छ का संदर्भ मिलता है भारतीय कला में। तो प्रयास यही किया जाता है कि मंदिर का जो पानी है, जो अभिषेक के रूप में या किसी भी माध्यम से पानी में वो कलेक्ट ना हो, उसको मंदिर के बाहर निकालने के लिए इस प्रकार का ये डेकोरेटेड प्रणाला बनाने का कार्य जो है भारतीय मंदिर स्थापत्य की जो है वो बनाई जाती थी। और ये एक मंदिर स्थापत्य का अनिवार्य अंग हुआ करता था। चूँकि गंगा जो है वो पवित्रता की सूचक हैं, देवी के रूप में उनकी मान्यता है और उसके किनारे या पुरावस्थल अवस्थित होने की वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम गुप्त काल और उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पे कोई ना कोई मंदिर आर्किटेक्चर अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। दो हिस्से जो कि यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, कुछ हिस्सा जो है उस साइड में भी जो है वो आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है न सिर्फ बस्ती के रूप में, बल्कि एक तरह से कह लिया जाए कि जहाँ पे भी बस्ती होती है वहाँ पे भगवान और उनसे संबंधित जो कर्मकांड और रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो आम गतिविधियों का केंद्र होता है। तो सहजता के साथ ही अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत ही रिच साइट के रूप में अगियाबीर का यह पूरा स्थल है। भविष्य में अगर कुछ उत्खनन होता है तो निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं कि यहाँ से किसी न किसी मंदिर के अवशेष हमें ज़रूर प्राप्त होंगे और मूर्तियाँ भी जो है वो मिलने की पर्याप्त संभावना है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब से इस पत्थर के बारे में जानकारी मिल पाई और माँ गंगा के किनारे इस स्थल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट में करके बताएंगे। डॉक्टर साहब लोगों के साथ ये पूरी जो टीम देख रहे हैं, इसमें अधिकतर बच्चियाँ इसमें शामिल हो पाई हैं। इसमें बच्चियों को कठिनाई क्या हो पाती है, जैसा कि मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा पूरा अपना परिचय दे दें। डॉक्टर अलका मिश्रा, आर्य महिला पीजी कॉलेज में प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व विभाग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैडम, क्या क्या दिक्कत होती होगी, बच्चियों को आप लेके निरंतर जो है ऐसे ऐसे स्थलों पे जाने का काम करती हैं और तमाम ऐसा जो है बच्चे रहते हैं,
तो वो मतलब बच्चों में बच्चियों में बहुत अंतर है। ये मैं जानूंगा कि बच्चियों को वाकई में ऐसे जगहों पर जाने पे दिक्कत क्या फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सर पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि एक टीचर के रूप में ये मेरा बच्चियों के साथ पहला सर्वेक्षण है, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ में मैंने सर्वेक्षण किया है और उत्खनन में भी भाग लिया है। तो उस समय हम लोगों को समझ में आता नहीं था कि कितनी कठिनाई होती थी। जब 15 दिन के उत्खनन पर आए तो सबसे पहली बात कि शौचालय की समस्या आती है सर। तो इस वजह से मतलब एक व्यवस्था तो रहती है, लेकिन बच्चियों को भी समझ में आया होगा, आज ही समझ में आया होगा कि कितनी समस्याएं हैं। और फील्ड में जब आते हैं तो बच्चियों के पास इतना इन लोगों की कैपेसिटी नहीं रहती है, फील्ड में कभी उतरी नहीं रहती हैं, तो थक के कहीं बैठ जा रही हैं ये समस्या आती है इन लोगों के साथ। और लड़के रहते हैं तो वो लोग ज़्यादा, उन लोगों के पास एनर्जी रहती है, वो लोग घूमते रहते हैं। इन सब के बावजूद सर ये कहना चाहूँगी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्वविद हैं वो दोनों महिलाएं हैं, प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैम और प्रोफेसर विदुला जायसवाल मैम। ये लोग बहुत अच्छे जानते हो कि वो उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पुरातत्व के क्षेत्र में। और इसके बाद भी बहुत सारी महिला पुरातत्वविद इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। समस्याओं के मतलब ये तो उनकी उपलब्धियाँ हुई, लेकिन समस्याओं के चलते मैं बहुत सारी ऐसी पुरातत्वविद लड़कियों को और महिलाओं को जानती हूँ जो इस क्षेत्र में आने के बाद भी सर कठिनाई के चलते जॉब छोड़ चुकी हैं, वो बैक हो जाती हैं सर। एक तो हमारी खुद की मित्र जो थी वो ASI में जॉब लगने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो सरकार का तो खैर इस तरफ से योगदान कुछ होना चाहिए कि बच्चियाँ भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, क्योंकि जो डेली वेयर के वस्तुएं हैं हो सकता है कि बच्चियाँ उसका ज़्यादा मतलब पहचान अच्छे से कर सकें। और दूसरी बात है कि उनका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कीन होता है, ज़्यादा ऑब्जर्व अच्छे से करती हैं बच्चियां बच्चों के मुताबिक। बिल्कुल, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे जब सुई में धागा डालने की जिनके पास कैपेसिटी हो तो उनका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कीन होगा। इस वजह से लड़कियों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके लिए सुविधाएं जुटाने का कार्य सरकार को इस वाकई में जैसे ये आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई शुरू में कि उनको शौचालय, ये बहुत मतलब प्रमुखता तो इसी में लगता है कि बच्चियों को तो सबसे पहले शौचालय वाली बात आती है। तो ये बसों में उपलब्ध हो या जिस स्थल पे जा रहे हैं वहाँ पे पहले से व्यवस्था हो, इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए मेरे माध्यम से कोई सुन रहा हो तो सोचेगा ना कि वो कैसे हो। जी व्यवस्था रहती है। अब ग्राम प्रधान की तरफ से जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे एक व्यवस्था रहती है। हम लोगों के समय जब ट्रेनिंग हुई थी सर तो टेंट बने हुए थे, तो टेंट के ही माध्यम से हम लोगों को सुविधाएं मिली हुई थी। उधर आसपास ही कहीं टेंट बना हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि पेड़ बड़े हो गए। 15 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक्सकवेशन किया था, तो समस्याएं तो हुई थी और आज भी वही है, समस्याएं एज इट इज़ हैं सर, और इसमें कुछ विकास नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात है जो आपने बताया सर कि माफियाओं का ध्यान आकर्षित होता है, इसके बारे में भी मैं मतलब कहना चाहूँगी कि वास्तव में सबको ऐसा लगता है कि खजाना मिल जाएगा और घड़े में कुछ ऐसा सोने के सिक्के मिल जाएंगे, चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। और मैं मुद्रा शास्त्र पर ही काम कर रही हूँ इस समय, मुद्रा शास्त्र ही मेरा प्रमुख विषय है, पुरातत्व सर का है, रविशंकर सर का। तो ये कहना चाहूँगी कि सिक्के बहुत कम मिलते हैं। अब यहाँ से कुछ पंचमार्क कॉइन्स और कुछ गुप्ता कॉइन्स मिले हैं, बहुत कम संख्या में मिलते हैं। सबसे प्रमुख होती है पॉटरीज, और जिसके जो संस्कृति का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है उसी पॉटरी के अकॉर्डिंग किया जाता है, और जो डेवलपमेंट फेज देखा जाता है पुरातत्व का सर, इसी के द्वारा हम अपनी जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसको सीक्वेंस दे पाते हैं। तो ये है, और बाकी सब बाकी सर सिक्के अगर मिल जाए तो वो महत्वपूर्ण है। बारिश के बाद सर्वेक्षण करने का एक प्रमुख कारण है कि बारिश की वजह से जो पॉटरीज हैं वो धुल जाती हैं, जिसकी वजह से साफ साफ दिखाई देता है, बाकी लेयर्स जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय इत्र वगैरह छिड़कने के लिए ग्लास ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं थे, तो लोग मिट्टी के बर्तनों से ही, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इत्र की खोज जो है नूरजहां या इस तरह, ऐसा नहीं है। हमारे देश में इत्रदानी पहले से मौजूद है, और कोई ये कहे कि इत्र की खोज मुगल काल में या उसके बाद हुई तो ये सरासर गलत है। हमारे यहाँ कुषाण गुप्त काल में जो है अच्छी संख्या में इत्रदानी मिलती है, गुलाब पास मिलता है, इसको गुलाब पास कहते हैं। अब यह तय नहीं है कि उसमें गुलाब ही इत्र था, कोई इस तरह का कोई सुगंधित पदार्थ या कोई बहुत ही प्रीशियस लिक्विड इसमें रखा जाता रहा होगा जो गिर करके अचानक निकल ना जाए, ये उसकी सुरक्षा के लिए। क्या इसमें छिद्र भी हैं? हाँ, इसमें छिद्र है। इसमें हो सकता है कि हम भले ही आज इसे इत्रदानी कर रहे हैं, उस समय हो सकता है कोई महत्वपूर्ण लिक्विड कोई मेडिसिन रखने के लिए काम आता रहा होगा ना, कोई ऐसा लिक्विड जो बहुत ही प्रीशियस रहा होगा। तो प्रीशियस में कोई औषधि ही आ सकती है, या फिर मदिरा आ सकता है, या कभी जो है कोई
इत्र वगैरह ही आ सकता है। सर्वेक्षण, चूंकि आप लोग नए विद्यार्थी हैं इस क्षेत्र में और आप लोग बिगनर हैं, एक नए आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में आप लोग इस पूरा स्थल पे आए हुए हैं, तो आपने जो अब तक किताबों में पढ़ रखा था उस ज्ञान का उपयोग करते हुए आपने इस पूरा स्थल से सतह से सामग्री को इकट्ठा किया है और अब हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं और ये देखना है कि अलग अलग व्यक्ति द्वारा उठाए गए सामग्री में किस किस कालखंड की पुष्टि होती है। ठीक है, तो अभी ये कौन सामग्री लाया है? वर्षा जी ने सामग्री लाया है, अनुराधा जी ने। तो इसमें देखिए इनसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, चूँकि इनके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, तो इन्होंने सामग्री के संकलन में मिट्टी के बर्तनों को उठाने का सफल प्रयास किया है। अच्छी संख्या में मिट्टी के बर्तन उठाए हैं, लेकिन उसमें इनसे जो गलती हुई, चूक हुई है, इन्होंने जो शेपलेस सामग्री है, आकार विहीन जो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं, उसको ज़्यादा मात्रा में उठाया है, जो हमारे काम का नहीं न के बराबर है। आकार विहीन प्रकार उसको कहते हैं, उस मिट्टी के टुकड़े को कहते हैं जिसका कोई आकार निर्धारित नहीं होता। जैसे एक इस सड़ को लीजिए, उठाइए। अब इस मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से हम ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ये मिट्टी का घड़ा है, कि मिट्टी का ये बाउल है, या फिर ये कोई अन्य आकार है, तसला है ना। तो इस तरह से हम कोई इसके आकार के बारे में निर्णय नहीं कर सकते। तो हमें प्रायः शेपलेस पॉटसर्ड को उठाने से बचना चाहिए। शेपलेस पॉटसर्ड वो पॉटसर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं जिन पर किसी प्रकार का अलंकरण या चित्रण किया गया है, या कोई लिपि अंकित है, या कोई ग्राफिटी मार्क्स उस पर है, वही हमारे लिए पॉटसर्ड महत्वपूर्ण है जो शेपलेस हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जो शेपलेस पॉट होते हैं, पुराविद के लिए उनकी महत्ता बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है, न के बराबर। अब जो शेप वाली पॉटरी होती है उसमें दो प्रकार के पॉटरी आती है। एक तो जो है उसके अवठ का भाग, जिसको रिम का भाग कहते हैं, दूसरा होता है बेस का पार्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि बेस का पार्ट जो होता है, जो उसके आधार का जो टुकड़ा होता है बर्तनों के, वो आधार का टुकड़ा भी हमारे काम का कभी कभी होता है, लेकिन उनसे बहुत कम जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए गुप्तकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ा है, जो बर्तन के एक कटोरा है और जिसको परई आप गांव में कहते हैं। तो ये गुप्तकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्तकाल की पहचान करने का पार्ट है। तो प्रायः इसके जो रिम है या अवट का भाग है वो नहीं मिलता, लेकिन इसके ज़्यादातर मात्रा में बेस इसका मिलता है। तो इसके बेस से हम पहचान कर पाने में सक्षम हैं कि ये गुप्तकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाउल है। तो ये हमारे लिए कभी कभी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रायः पुराविदों के लिए आधार का पार्ट महत्वपूर्ण नहीं होता, आधार का भाग महत्वपूर्ण नहीं होता। तो अब हम इसमें पहला काम ये करेंगे कि इसमें जो शेपलेस पॉटरी है उसको हमारे काम का नहीं, उसे हम निकाल देंगे। और शेपलेस पॉटरी को अलग करने में ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उसमें गलती से कोई अलंकित पॉटसर्ड तो नहीं निकाल फेंक रहे हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने एक अलंकित पॉटसर्ड इकट्ठा किया है ना, ये हमारे काम का है। तो ऐसे पॉटसर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है पुरातत्व में, तो उसे हमें अलग कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से ये एक रिमलेस पॉट है। हमें मिट्टी के बर्तनों को अलग करने में एक सावधानी और बरतनी चाहिए कि हमें एक जैसे आकार को संकलित करने से बचना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एक आकार एक ही बार हम रखें, अगर उसी आकार का पॉट दोबारा मिल रहा है तो उसे हमें रखने से बचना चाहिए, यदि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है या उस पर अलंकरण चित्रण नहीं है, क्योंकि इससे पुराविद का एक प्रकार से सर्वेक्षणकर्ता का जो है भार अनावश्यक रूप से बढ़ता है। तो उससे भी हमें बचना चाहिए। अब इन्होंने जो है जो पॉटसर्ड इकट्ठा किया उसमें शेपलेस बहुत है, तो हमें इसमें जो शेप वाले पार्ट हैं उसको सबसे पहले पॉटरी सार्टिंग अलग कर देनी चाहिए, जो अलग है। तो उसको जो शेप वाली पॉटरी है उसको अलग करिए, और बाकी के पॉट हमारे किसी काम का नहीं है तो उसे अलग करके हम फेंक देंगे उसी पूरा स्थल पे। देखिए इन्होंने जो इकट्ठा किया उसमें कितना इनके काम का है ये देखना है, और कितना इन्होंने अलग प्रकार का जो है इकट्ठा किया है। तो अब देखिए एक जो नया पुराविद होता है, जो इतना जिज्ञासु होता है, जिज्ञासावत वो जो है किसी काम की पॉटरी इकट्ठा करता है। तो इन्होंने देखिए कितने काम की पॉटरी इकट्ठा की, इनके काम की सिर्फ इतनी पॉटरी है। ठीक है,
इनके काम की सिर्फ मैंने बताया आप लोगों को कि शेपलेस पॉटरी वही इकट्ठा की जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे इन्होंने एक शेपलेस पॉटरी इकट्ठा की है, यह है ब्लैक एंड रेडवेयर। इनके संकलन में कोई भी ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी नहीं है, लेकिन यह पुष्टि करने के लिए कि ब्लैक एंड रेडवेयर कल्चर यहाँ पर है, उसके लिए शेपलेस पॉटरी महत्वपूर्ण हो गई। अगर ये शेप में मिलती तो हम इसे नहीं इकट्ठा करते, शेप वाले को इकट्ठा करते। क्योंकि हमें कोई भी ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी जो ताम्रपाषाण काल का अनुसरण करता है वो हमें एक भी नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में हमें शेपलेस पॉटरी हमारे लिए महत्वपूर्ण वहाँ हो जाती है। तो हमने शेपलेस पॉटरी इकट्ठा किया, ये है ब्लैक एंड रेडवेयर। इससे क्या पुष्टि हुई कि इस पूरा स्थल पे ताम्रपाषाण काल है, हमने रख लिया। अब हमने देखा कि एक शेपलेस पॉट और है जो उसका संबंध एनबीपी काल से है। एनबीपी पॉटरी है, भले शेप में नहीं उठाया है इन्होंने, लेकिन ये उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है पॉटरी। ये पॉटरी का टुकड़ा, ये मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा, तो इसे भी हमें रखना चाहिए। बाकी के जो पॉटरी है, इन्होंने जैसे कुछ पॉट इनके पास ऐसे हैं जो शुंग कुषाण काल का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाकी के पॉटरी इनके जो है गुप्त काल और उसके बाद के हैं, लेकिन एक दो पॉट ऐसे हैं जो शुंग कुषाण काल का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे बाकी के सभी जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, इनका संबंध जो है कुषाण और गुप्त काल से है और एक एनबीपी काल से। देखिए इनके पास जो इकट्ठा होके आया है वो ताम्रपाषाण काल, एनबीपी काल, शुंग कुषाण और गुप्त काल की पॉटरी है। तो इनके जो संकलन है उसके आधार पर क्या प्रमाणित हुआ कि जिस पूरा स्थल का इन्होंने सर्वेक्षण किया उस पूरा स्थल पे ताम्रपाषाण काल, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित काल, शुंग कुषाण काल और गुप्त काल मौजूद है। इन एनबीपीडब्ल्यू कल्चर उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर उसको बोलते हैं। तो इनके संकलन से कम इतने सांस्कृतिक अनुक्रम की जानकारी प्राप्त हो गई, ठीक है। लेकिन अभी छूट क्या रहा है, एनबीपी विथ आयरन छूट रहा है इनके पास जो रिपोर्टेड है। नियोलिथिक छूट रहा है, नियोलिथिक की कोई